Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा, हम पृथ्वी हमारा आवाज की बुक का चैप्टर नंबर 1 रीड कर रहे थे, सौर मंडल में पृथ्वी। हमने कल पढ़ा था कि सौर मंडल जो है वो सूर्य का परिवार है। सभी ग्रह, उपग्रह, ठीक है, उपग्रह जो है वो ग्रह के भी चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसके अलावा क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये सूर्य का परिवार कहलाता है। सूर्य अपने परिवार का मुखिया है और केंद्र में स्थित है और पूरे के पूरे सौर मंडल के लिए यही एकमात्र ऊर्जा और किसका रोशनी का स्रोत है। ठीक है, फिर हमने कल पढ़ा था पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या थी? पृथ्वी जो है सौर मंडल में सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर बुध, दूसरे नंबर पर हो गया आपका शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी। और हमने जाना कि मानव जीवन के लिए सभी परिस्थितियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर वायु में ऑक्सीजन गैस है जो मानव को जीवन जीने के लिए चाहिए। यहाँ पर पानी है और पृथ्वी ना तो सूर्य से इतनी ज्यादा दूर है और ना ही इतनी ज्यादा पास, मतलब वहां की जो परिस्थितियां हैं वो मानव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ना तो इतनी दूर है कि वो बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाए और ना ही इतनी पास है कि वो झुलस जाए। ठीक है, आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। व्यास मतलब रेडियस, समझ रहे हैं ना? व्यास मतलब रेडियस। यदि हम एक सर्कल बनाते हैं ना, ऐसे यदि हमने सर्कल बनाया तो सेंटर पॉइंट से ये जो है ये होता है इसका व्यास। इसके व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा सबसे नजदीक है। मतलब ये इतना पृथ्वी जो है इसकी 4 गुना है। ये पृथ्वी का 1/4 पार्ट है और इतना होने पर भी ये हमें लगभग सूर्य के बराबर ही नजर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे सबसे पास का खगोलीय पिंड है। सूर्य जबकि एक तारा है, सूर्य जो है एक तारा है, ठीक है, और वो तारों में सबसे नजदीक है जो कि हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन जो चंद्रमा है वो सबसे नजदीक का खगोलीय पिंड है और चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। देखिए, सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है जबकि चंद्रमा सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आगे देखिए बेटा, क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति, मतलब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है और ऐसा माना जाता है कि सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में ट्रेवल कर लेता है। इस गति के बावजूद भी 3 लाख किलोमीटर को 1 सेकंड में गति कर लेता है। इसके बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। बेटा, 1 मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं और 1 सेकंड में भी वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर भी सूर्य इतनी ज्यादा दूर है हमसे, 15 करोड़ किलोमीटर की, उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लग जाता है। ठीक है, एक रोचक तथ्य दिया है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। 21 जुलाई 1969, ठीक है, 1969 में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, उपग्रह क्या होता है? ग्रह तो हमें पता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और उपग्रह क्या होते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार की ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही तो वो ग्रह, वैसे ही चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो चंद्रमा हो गया पृथ्वी का उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह, ये जो चंद्रमा है ये तो प्राकृतिक है, ठीक है, नेचुरल है, लेकिन मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं
मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। मीन्स उसको अंतरिक्ष में सेट किया जाता है और उसके बाद हम संचार के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं या अंतरिक्ष की जानकारी उससे प्राप्त होती है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। पृथ्वी की कक्षा मतलब वो पथ जिस पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऐसे ही अंतरिक्ष में कुछ उपस्थित भारतीय उपग्रह हैं जिनके नाम है इनसेट, IRS, एस्यूसेट, एड्यूसेट इत्यादि। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे ना चंद्रमा की कि चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी अपना सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 27 दिन का समय लेता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। मतलब चंद्रमा का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना मीन्स सिर्फ एक चक्कर, सिर्फ अपनी धुरी पर ऐसे घूम जाना, ये तो हो गया उसका अपने एक्सिस पर घूमना। और पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा तो वो ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो 27 दिन के अंदर ही वो पृथ्वी का भी चक्कर पूरा कर लेता है और अपने एक्सिस का भी चक्कर पूरा कर लेता है। इसी के कारण हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं क्योंकि चंद्रमा अपने एक्सिस पर घूमने में और पृथ्वी के चारों ओर घूमने में सेम समय लेता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। पृथ्वी की तो अनुकूल थी, यहाँ वायु थी, यहाँ जल है, ठीक है, लेकिन चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि ना तो यहाँ पानी है और ना ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्ण चंद्रमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जब पूर्णिमा के दिन हम ध्यान से देखें तो चंद्रमा पर हमें कुछ ब्लैक कलर के धब्बे से दिखाई देते हैं, कुछ छाया नजर आती है। वास्तव में वह छाया नहीं, वह पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं चंद्रमा पर। अब हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? बोने ग्रह। ठीक है, ये बोना ग्रह है। अब बोना ग्रह क्या होता है वो देखिए, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त, तारे भी हैं, ग्रह भी हैं और उपग्रह भी हैं, उनके अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही भाग है। वैज्ञानिकों ने माना कि ये ग्रह का ही भाग है जो कि बहुत समय पहले जब ग्रहों पर विस्फोट हुआ उसके कारण ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। और हमने पढ़ा कि ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। यदि हम अपने डायग्राम में देखें, देखिए बेटा, ये हमारा डायग्राम था, ठीक है। यदि हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारा बुध ग्रह, ये हमारा शुक्र, ये हमारा पृथ्वी और ये हमारा मंगल और ये बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये एक पट्टी पाई जाती है जिसे हम क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं और यहीं पर वो छोटे ग्रह, वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब हम बात करते हैं उल्का पिंड की कि उल्का पिंड क्या होते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। पत्थर के टुकड़े हैं ये। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी पर गिरेंगे, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ जब उनका घर्षण होता है तो वो गर्म होकर जल उठते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। उल्का पिंड क्या है? पत्थर के टुकड़े हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये पत्थर के टुकड़े कभी कभी ऐसा लगता है कि पृथ्वी की तरफ गिरेंगे, लेकिन पृथ्वी पर वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर, तो वायु से जब इनका घर्षण होता है, इनकी रगड़ होती है तो ये जल उठते हैं और जब ये जलते हैं तो ये बहुत चमकदार दिखाई देते हैं, चमकदार प्रकाश दिखाई देता है। और जब कभी कभी ये पृथ्वी पर आकर गिरते हैं तो पृथ्वी पर गहरे गड्ढे भी बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? हम लोगों ने देखा है। कई बार क्या होता है
कि आकाश में हमें एक व्हाइट पट्टी नजर आती है तारों के साथ साथ। यह लाखों तारों का समूह है, कई लाखों तारे हैं इसके अंदर। यह पट्टी आकाश गंगा है। आकाश गंगा या मिल्की वे हम इसे कह सकते हैं। हमारा सौर मंडल भी इसी आकाश गंगा का एक भाग है, क्योंकि आकाश गंगा लाखों तारों का समूह है और सूर्य भी एक तारा है। तो हमारा जो पृथ्वी ग्रह है वो भी इसी का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में बहने वाली एक बहती नदी से की गई। जिस प्रकार नदी में तेज गति से जल बहता है और दूर से दिखने पर वो ब्लू कलर की नजर आती है, उसी तरीके से ये आकाश गंगा इसका नाम दिया गया कि आकाश में ऐसा लगता है मानो तारों की नदी बह रही हो। व्हाइट कलर का प्रकाश उनसे नजर दिखता है, इसलिए वो सफेद पट्टी नजर आती है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड को बनाती हैं। ये तो सिर्फ एक आकाश गंगा है, ऐसी कई लाखों आकाश गंगाएं हैं जो मिलकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इसलिए हम ब्रह्मांड की कल्पना भी नहीं कर सकते कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना बड़ा है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना भी अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। देखिए बेटा, एक चित्र दे रखा है, देख रहे हैं आप? ये हम हैं पृथ्वी पर, फिर ये सौर मंडल दिखाया है आपका, दिख रहा है आपको? ये सौर मंडल है, ठीक है। सौर मंडल आकाश गंगा में है और आकाश गंगा ब्रह्मांड में है। ये इस पिक्चर में दर्शाया गया है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया, और पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है, और हमारा जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा का भाग है, जो कि ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। तो इस प्रकार हमारा जो संबंध है वो ब्रह्मांड से है, लेकिन ब्रह्मांड कितना बड़ा हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। बेटा आप इसकी कंप्लीट रीडिंग को कीजिए, ठीक है? ओके।